हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे कि विंड टरबाइन क्या होता है और यह कैसे काम करता है। साथ ही हम समझेंगे कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है और विंड टरबाइन की उत्पत्ति कैसे हुई। विंड टरबाइन का जो सिलेक्शन एरिया है जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। साथ ही हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि विंड टरबाइन क्या होता है। देखो, विंड टरबाइन वो होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विंड टरबाइन से समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हवाएं बनती कैसे। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन के दौरान जमीन के ऊपर की हवा जो होती है वो पानी के ऊपर की हवा की तुलना में तेजी से गर्म होती है। ऑब्वियसली सी बात है, ये आप तो जानते ही होंगे। तो भूमि के ऊपर की जो हवाएं होती हैं गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती हैं, और जो भारी ठंडी हवाएं होती हैं पानी के ऊपर की वो उनकी जगह लेना चाहती और दौड़ती हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से जो होता है हवाओं का फ्लो होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं पहले वो जो विंड टरबाइन होता है उसके मटेरियल के बारे में कि मटेरियल सिलेक्शन कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मटेरियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मटेरियल सिलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तो आप उसका वर्किंग मैकेनिज्म यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमको जो रिक्वायरमेंट है उसको लाइट वेट चाहिए, क्योंकि कम हवाओं के कारण भी उसको घुमाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फाइबर ग्लास की जो रेनफोर्स पॉलिस्टर होता है उस टाइप का हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं। ये मटेरियल क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, साथ ही साथ इसमें अंदर करोजन नहीं लगता और बारिश के मौसम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। साथ ही ये साइलेंट होता है वर्किंग, मतलब इसका वर्किंग मैकेनिज्म अगर घूमेगा तो ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब समझते हैं हम असेंबली लाइन में कि असेंबली क्या होता है और इसकी असेंबली कैसे की जाती है। देखिए, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आप ब्लेड का आकार काफ़ी बड़ा होता है, एक अप्रॉक्सीमेट 54 मीटर तक का होता है ये जो ब्लेड का साइज होता है एक ब्लेड का। तो आप इसको हैवी बड़ा ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी लाने के लिए, तो हम जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं वो ट्रक के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे लेके जाते हैं। टावर की जो जो टावर होता है वो नॉर्मली देखोगे तो खोखला एरिया का बनाते हैं, क्योंकि अब जब खोखला बनाएंगे तो आप उसके अंदर से वायर को जब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से प्रोड्यूस करेंगे तो नीचे आराम से लाया जा सकता है। साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस भी किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग इसको खोखला डिजाइन करते हैं। थर्ड फैक्टर आता है जो निकल होता है। निकल मेन पार्ट यही होता है, इसी के अंदर हमारा जो अल्टरनेटर रहता है और गियर का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वो एरिया यही होता है। ये काफ़ी बड़ा होता है जिसके अंदर आराम से मेंटेनेंस किया जा सकता है, साथ में साथ उसका उसका केयर टेकिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर। अब समझते हैं कि हम इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो वर्किंग मैकेनिज्म की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जो विंड टरबाइन होता है वो काफ़ी उसका ब्लेड काफ़ी स्लो स्पीड से घूमता है। अब आपके मन में हो क्या, जब इसकी स्पीड इतनी स्लो है तो हमें हाई स्पीड कैसे मिलती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो इनपुट शाफ्ट होता है जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, लो स्पीड शाफ्ट है, ये काफ़ी लो स्पीड का शाफ्ट है। तो इसकी स्पीड किससे, वो ब्लेड से कनेक्ट होती है। तो ब्लेड जितना तेज घूमेगा रोटर उसके ऊपर उतना ही तेज घूमेगा, तो ये लो स्पीड शाफ्ट होता है। अब हमें चाहिए तो लो स्पीड में तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको हाई स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। ये हाई स्पीड में कैसे कन्वर्ट होगा वो समझते हैं। देखिए, गियर मैकेनिज्म में गियर बॉक्स जो आगे का एरिया है जो गियर बॉक्स होता है, गियर का काम ही क्या होता है कि लो स्पीड को हाई स्पीड में करना। जैसा आपके पास गाड़ी होगा, समझ लीजिए आपके पास गाड़ी है, ठीक। आपने एक नंबर में गाड़ी को गियर को लगाया है और उसके बाद आप एक्सीलेटर फुल दे रहे हैं, तो इसकी स्पीड एक मॉडरेट स्पीड होगी, जिससे ज़्यादा उसको हम रीच नहीं कर सकते हैं कितना भी एक्सीलेटर दे लो। क्यों? क्योंकि जो उसका इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट का जो इनपुट पावर है जो इंजन से ले रहा है और जो आउटपुट दे रहा है, दोनों का जो शाफ्ट है ना गियर का, दोनों का साइज सेम है। दोनों का साइज सेम होने से क्या होगा कि जितनी स्पीड वो चलेगा कितना आउटपुट, इनपुट शाफ्ट जितना तेज चलेगा आउटपुट शाफ्ट भी उतना ही तेज चलेगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है आउटपुट शाफ्ट की इनपुट शाफ्ट से, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका आउटपुट शाफ्ट है उसको बड़ा कर दो और जो जो इनपुट शाफ्ट है उसको बड़ा कर दो, जो आउटपुट शाफ्ट है उसको छोटा कर दो। ये वैसा ही मैकेनिज्म होता है जैसा कि आपने देखा होगा साइकिल का जो आगे का जो गियर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है जबकि पीछे का गियर छोटा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, उसका रीज़न यही है कि जब आपका एक रिवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो आपका जो पीछे का जो है गियर है वो 4 से 5 रिवोल्यूशन कर चुका रहेगा। इसी के आधार पे हम डिजाइन करते हैं। जो इनपुट शाफ्ट का रेशियो होता है 1:100 का होता है।
1:100 मतलब ये एक बार घूमेगा तो जो पीछे का जो आउटपुट शाफ्ट देख सकते हैं वो हाई स्पीड हो जाएगा, 100 टाइम्स घूम चुका रहेगा, तो जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देता है। और इतनी स्पीड सफिशियंट होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका हाई शाफ्ट होता है, हाई स्पीड का शाफ्ट जैसा देख सकते हैं, उसको हम लोग एक जनरेटर कह सकते हैं अल्टरनेटर से कनेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटर का काम ही होता है कि वो इनपुट एनर्जी जो हाई स्पीड होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अल्टरनेटर का काम कैसा होता है, कैसा दो मैग्नेट के बीच में हम किसी का कॉपर की कॉइल को घुमाते रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख सकते हैं आप। तो ये हो गया जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब जो थर्ड फैक्टर आता है वो ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम क्यों लगाते हैं वो समझते हैं। देखिए आपकी हवाएं स्लो चल रही तो वो खैर सही है, मॉडरेट है, आपको लो स्पीड से हाई स्पीड आपने कन्वर्ट कर दी। लेकिन जब जब आपका इनपुट ही काफ़ी हाई हो गया स्पीड, तो जब आउटपुट शाफ्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा जो कि काफ़ी हार्मफुल होगा, जिसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं जो स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। जैसा आप गाड़ियों में क्या करता है, आप ब्रेक सिस्टम लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो स्पीड है आपको कम करना है तो आप ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। सेम ऐसा ही ब्रेकिंग मैकेनिज्म इसके अंदर भी होता है। अब जो थर्ड चैलेंज का काम होता है वो ये होता है कि हवाएं का डायरेक्शन तो हमेशा बदलते रहता है, तो फिर क्या होता है, तो इसके लिए हम याइंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। याइंग मैकेनिज्म क्या होता है वो समझिए। देखिए जो टॉप के एरिया पे निकल वाले सेक्शन पे एक एनेमोमीटर लगा रहता है। एनेमोमीटर क्या करता है, जो विंड डायरेक्शन मेजर करता है कि विंड का डायरेक्शन किधर। एनेमोमीटर वहां से सिग्नल दे देगा और जो याइंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं। तो आपकी हवाएं जो डायरेक्शन में चलेंगी विंड टरबाइन का जो ब्लेड है वो इस डायरेक्शन में घूम जाता है। ये हो गया इसका जो एनेमोमीटर होता है इसका वर्किंग हो गया। देखिए हम जो नॉर्मल जो टावर की हाइट होती है 94 मीटर का होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद एक टावर के थ्रू नीचे मेन हाउस में भेज देते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि टरबाइन जो होता है वो एक ही नहीं रहता, काफ़ी बड़ा होता है और बहुत सारे लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक का जो इलेक्ट्रिसिटी है एनर्जी जनरेट करके उसके बाद सब स्टेशन पे दे देते हैं और वहाँ से वो ग्रिड में सप्लाई कर लिया जाता है। तो ये हो गया इसका वर्किंग मैकेनिज्म। अब हम समझेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना परसेंट यूटिलाइज होता है। हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई कैपेसिटी। देखिए जैसा कि हमने कोल पावर प्लांट में बताया था कि 61% जो ओवरऑल होता है हमारा वो कोल मतलब थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बाकी का जो पता हाइड्रो पावर प्लांट 15% इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की जाती है। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे 13% इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट की जा सकती है, इंडिया में की जाती है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का देखिए सोलार हो गया, सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी होगा, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया एंड बायो एनर्जी हो गया। ये सब आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर मतलब इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब हार्मफुल ना पहुंचाए, प्रदूषण ना फैलाए। ये हो गया रिन्यूएबल। और उसके बाद 9% का जो एरिया आता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से बाद में सबसे कम जो होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल पाई चार्ट कि कौन से कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है स्टेट विंड टरबाइन, वो कौन कौन से स्टेट में स्टेबलाइज किया गया है या इसको इंस्टॉल किया गया है। तो विंड टरबाइन का देखिए तो तमिलनाडु का जो होता है कन्याकुमारी, उसमें एक लगाया गया है, वहाँ से भी विंड टरबाइन और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। साथ ही राजस्थान के जैसलमेर के इलाके में ही लगाया गया है, क्योंकि ओपन स्पेस एरिया है, हवाओं काफ़ी उधर हवाएं का जो इंस्टॉलेशन होता है ज़्यादा, जहाँ पे हवाएं ज़्यादा मिलेंगी चांसेस रहेंगे वहीं पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। साथ ही महाराष्ट्र में भी लगाया है, 2 जगह पे लगाया गया है, इसको इंस्टॉल किया है। अब बात करते हैं हम स्टेट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो तो 4th कंट्री है वर्ल्ड में विंड टरबाइन के मामले में जो इंडिया है। अब हम समझते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए एडवांटेज की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम विंड टरबाइन से करते हैं उसमें आप जानते हैं कि एयर तो हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, तो एयर की हमें जरूरत है, फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। साथ ही पॉल्यूशन फ्री होता है, पॉल्यूशन का इसमें कोई खतरा नहीं रहता है क्योंकि वो पॉल्यूट नहीं करता है।
और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लो होता है, तो मेंटेनेंस भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। साथ ही साथ ये होता है प्रोड्यूसिंग शॉर्ट टाइम, जैसे कम टाइम में इसको बनाया जा सकता है। आप उसको ज़्यादा इंस्टॉल करने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, असेंबली करने में, तो इसको कम टाइम में इंस्टॉल किया जा सकता है। अब समझते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए ये नॉइस बहुत ज़्यादा करता है, मोर नॉइस करता है, और साथ ही साथ जो बर्ड विड होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट मतलब कर देता है, तो वो थोड़ा बहुत तो डिसएडवांटेज किसी का भी रहेगा। विंड फ्लो जो एनर्जी है वो काफ़ी लो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये इसके ड्रॉबैक हैं। तो मतलब एडवांटेज ज़्यादा है इसके और ड्रॉबैक कम है। थैंक यू फ्रेंड्स।